सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। और लास्ट लेक्चर्स में हमने डाइजेशन यानी न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन ये दोनों टॉपिक को हमने कवर कर लिया सक्सेसफुली। ठीक है। अब हम आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ने वाले, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ने वाले, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट। ये चार टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। ठीक है। तो आज हम लेक्चर अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो टॉपिक देखो, पहला है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, यानी देखो ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन होता कैसे है। यानी देखो, रेस्पिरेशन डाइजेशन में क्या हुआ था, खाना गया था, खाना डाइजेस्ट हुआ था पूरा। ठीक है। उसके बाद रेस्पिरेशन में उस खाने से एनर्जी डिराइव की गई थी। अब वो एनर्जी निकल गई, अब वो एनर्जी को सेल, जिस भी सेल को रिक्वायरमेंट है वहां तक उसको पहुंचाना है। ठीक है। तो वो कैसे पहुंचाएंगे, तो सिंपल सी बात है, ब्लड के थ्रू पहुंचाएंगे, क्योंकि याद है ऑक्सीजन आर पार हो रहा था एल्वियोलाई के थ्रू इनटू द ब्लड। ठीक है। तो वो ब्लड कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा, तो देखो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स के तीन पार्ट है। पहला हार्ट, जो पंप करेगा ब्लड को। ठीक है। और दूसरा है ब्लड वेसल्स, यानी जो नसें हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स हैं, वो कैसे, कौन सा ब्लड वेसल लेके आएगा, कौन सा ले जाएगा, तो उस बारे में हम ब्लड वेसल्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है। और जो तीसरा इटसेल्फ ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज, जो कौन है जो उस एनर्जी को अलग अलग सेल तक पहुंचाएंगे, उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, ये कनेक्टिव टिश्यू क्यों लिखा है, क्योंकि ये कनेक्ट कर रही है पूरी बॉडी। ठीक है। और ये फ्लूइड का मतलब है वो फ्लूइड है, यानी वो लिक्विड है। समझ रहे हो ना। ठीक है। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी में, ठीक है, ह्यूमन बीइंग में दो टाइप की है, ब्लड और लिम्फ। लिम्फ को हम टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। ठीक है। ब्लड आपको मालूम है, ब्लड ये क्या करता है, ब्लड सॉल्ट ट्रांसपोर्टेशन इसका मेन काम है। ठीक है। सॉल्ट ट्रांसपोर्ट भी करता है, नॉट इट्स मेन काम। ठीक है। अब देखो, ब्लड दो टाइप के होते हैं, प्लाज्मा और सेल। ठीक है। ब्लड में दो कंपोनेंट होते हैं, प्लाज्मा और सेल। ठीक है। पहले हम प्लाज्मा की बात कर लेते हैं। तो सस्पेंडेड सेल्स, ठीक है, ये कौन है, सस्पेंडेड है। ठीक है। इनको सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक है। ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिजॉल्व फॉर्म। प्लाज्मा क्या करते हैं, खाने को ट्रांसपोर्ट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है। और कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, डिजॉल्व फॉर्म में, अपने अपने अंदर मिक्स करके ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है। प्लाज्मा इज जनरली इन येलो कलर। ठीक है। सेल्स की बात करते हैं। तीन टाइप के सेल है हमारे ब्लड में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी फुल फॉर्म क्या है, रेड ब्लड सेल्स, है ना। रेड ब्लड सेल्स या कॉर्पस्कल, है ना। यहाँ पे मैंने ब्लड की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत लिख दी है, पर चला लेना। ठीक है। रेड ब्लड सेल्स या कॉर्पस्कल। ठीक है। डब्ल्यूबीसी का मतलब है व्हाइट ब्लड सेल, ये व्हाइट कलर के होता है, रेड यानी रेड कलर का होता है। और प्लेटलेट्स जो है, ठीक है, प्लेटलेट्स ये भी एक सेल है। ठीक है। अब प्लेटलेट्स देखो, पहले हम आरबीसी की बात करते हैं। आरबीसी का मेन काम क्या है ना, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन। आपको मालूम है रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन। क्यों क्यों करते हैं ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि इसके अंदर, आरबीसी के अंदर क्या है, एक हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट है। याद है, मैंने अभी आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था, एंडेड टॉपिक में। हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट है, और हीमोग्लोबिन को बहुत ज्यादा लव है, एफिनिटी है टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है, और ये फिर ऑक्सीजन पूरी बॉडी में जिस भी सेल को रिक्वायरमेंट है वहां तक उस ऑक्सीजन को पहुंचा देते हैं। ठीक है। ये थी बात आरबीसी की। ठीक है। मतलब ये आरबीसी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यहाँ पे अब हम डब्ल्यूईसी की बात कर लेते हैं। तो डब्ल्यूईसी व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, नाम से पता चल रहा है व्हाइट ब्लड सेल्स। और डब्ल्यूईसी का मेन फंक्शन क्या है, तो ये प्रोटेक्ट करती है बॉडी को। ठीक है। किस चीजों से प्रोटेक्ट करती है, तो कोई भी इन्फेक्शन, वायरसेस और इन चीजों से डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है। प्लेटलेट्स की बात करते हैं। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, प्लेटलेट्स क्या करते हैं ना, देखो, सपोज करो आपकी जो ह्यूमन बॉडी है उसको एक पानी की टंकी के साथ एक बार रिलेट करके देखो। तो समझो कि अगर एक पानी का टंकी है और मैंने वहां पे कहीं पे एक होल मार दिया जिसके अंदर फुल पानी भरा हुआ था, तो क्या होगा, वो सारा पानी उस टंकी से या वो जो भी बकेट है उससे एम्प्टी हो जाएगा। सेम ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में कहीं भी आपको खरोच आती है तो आपका ब्लड निकलने लगता है। ठीक है। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि आपका पूरा ब्लड आपकी बॉडी में से निकल जाता हो, क्यों नहीं निकलता। ठीक है। एक 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 छोटा सा होल भी तो इनफ है ना आपकी पूरी ह्यूमन बॉडी को खाली करने के लिए, बट वो क्यों नहीं होता। तो द आंसर इज बिकॉज ऑफ प्लेटलेट, क्योंकि प्लेटलेट क्या करता है ना, क्लॉटिंग करता है। ठीक है। जैसे उस पानी की टंकी में से जो पानी निकल रहा था, तो वहां पे आपने जाके वहां पे उस होल को बंद किया होगा, आपने खुद से किया होगा, पर यहाँ पे बॉडी खुद से खुद को रिकवर करती है
और वो खुद से खुद के होल को क्लोज कैसे करती है, वो प्लेटलेट्स के द्वारा करती है। ठीक है, तो ये ब्लड क्लॉटिंग करता है, यानी ब्लड जो निकल रहा है वहां पे क्लॉट कर देता है। ठीक है, सो प्रिवेंट लीकिंग, और इसके कारण आपका जो लीकेज है वो बंद हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट, ये तीनों चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इनफैक्ट आपको होल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने लिम्फ की बात करना बाकी है। ठीक है, तो लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड यहाँ पे देख लेते हैं। तो आ जाता है लिम्फ की, अब हम बात करते हैं। देखो यहाँ पे, थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन वॉल्स ऑफ कैपिलरीज सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन और ब्लड सेल्स एस्केप इनटू इंटरसेल्युलर स्पेसेस इन टिश्यू टू फॉर्म टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ। ठीक है, लिम्फ कैसे बनता है, तो देखो यहाँ पे बताया हुआ है कि जो ये जो होल्स प्रेजेंट होते हैं कैपिलरीज के वॉल्स में। ठीक है, कैपिलरीज क्या है, यहाँ पे मैं आपको ब्लड वेसल्स में बताऊंगा कि कैपिलरीज क्या है। अभी आप ये समझो कि एक नस है, ठीक है, यानी ब्लड वेसल है। ठीक है, उसमें से क्या हो जाता है ना कि ये जो तीनों चीजें हैं, प्लाज्मा, प्रोटीन, ब्लड सेल्स, ये कुछ कुछ अमाउंट में एक्सकेप कर जाते हैं, वहां से निकल जाते हैं होल्स के थ्रू। ठीक है, कहाँ एक्सकेप कर जाते हैं, सेल्स के अंदर, ये सेल के बीच में जो स्पेसेस है उनके अंदर, है ना। अब देखो ये प्लाज्मा के सिमिलर होता है। ठीक है, बट प्लाज्मा के टोटली सिमिलर होता है नहीं। ठीक है, ये प्लाज्मा के कंस्टिट्यूएंट्स, मतलब प्लाज्मा के अंदर जो जो चीजें हैं लगभग लगभग उतनी ही चीजें इनमें होती है। बट प्लाज्मा से ये डिफरेंट कैसे है, क्योंकि प्लाज्मा तो येलो कलर का होता है और ये कलरलेस होता है। प्लाज्मा में बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट होता है, लिम्फ के अंदर बहुत ही लेस अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है, सिमिलर टू प्लाज्मा बट कलरलेस। ठीक है, कलरलेस और लेस प्रोटीन होता है इसके अंदर। ठीक है, लिम्फ ड्रेन इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज, इनके अलग ही पूरे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बना हुआ है। जैसे ब्लड के लिए आपने ब्लड वेसल्स में अभी आप पढ़ोगे कि इनका आर्टरीज होता है, वेन्स होता है, कैपिलरीज होता है। सेम लिम्फ के लिए अलग लिम्फेटिक कैपिलरीज होते हैं। ठीक है, ये रहा लिम्फेटिक कैपिलरीज होते हैं, जो कि मिल के आगे लार्ज लिम्फ वेसल्स बनाते हैं, और उसके बाद ये वेन्स भी बनाते हैं, लार्जर वेन्स बनाते हैं, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लिम्फ ही फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन। ठीक है, ये कहाँ से मतलब ये डाइजेस्ट करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं किसको, फैट्स को। ठीक है, कौन से मैक्रोज को, फैट को, प्रोटीन को नहीं, कार्बोहाइड्रेट को नहीं। प्रोटीन को तो कर ही नहीं सकते क्योंकि इनके अंदर अपने आप ही लेस प्रोटीन है। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट को नहीं कर रहे, तो ये लोग करते हैं फैट को एब्जॉर्ब करते हैं और डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, और जो भी एक्सेस फ्लूइड होता है ना एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में, यानी सेल्स के बीच के जो स्पेसेस होते हैं, उसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड बच जाता है, उसको वापस से ये लोग किसमें भेज देते हैं, बैक इनटू ब्लड, ब्लड के अंदर वापस से सेंड कर देते हैं। तो आई होप आपको लिम्फ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इसके साथ ही मैं ये भी कह सकता हूँ कि आपको पूरा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो है ब्लड वेसल। ठीक है, तो ब्लड वेसल की अब हम बात करते हैं। तो ब्लड वेसल यानी क्या, यानी वो चीजें जो आपके ब्लड को इधर से उधर, जो वो पाइप, ठीक है, वो हॉलो पाइप जिनके थ्रू आपके ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। तो वो उस टाइप में तीन तरह के पाइप्स है ना। पहला पाइप है आर्टरी, दूसरा है वेन, और तीसरा है कैपिलरीज। समझ में आ रहा है, देखना, तीन टाइप के पाइप हैं जो आपके ब्लड को कैरी करते हैं। एक पाइप है आर्टरी, दूसरा है वेन, तीसरा है कैपिलरी। तीनों में क्या फर्क है, तो अब हम देखते हैं। ठीक है, जो आर्टरी होता है ना, वो थिक होता है, यानी ये मोटा होता है और इलास्टिक होता है ना। ये थिक होता है और इलास्टिक होता है। अच्छा, ये क्यों मोटा होता है, अभी अब देखो, मैं आपको है ना सारी चीजें समझ में आ जाएगा। ये पूरा ध्यान से खाली देखना, क्योंकि ये आर्टरी क्या करते हैं ना, ए फॉर आर्टरी और ए फॉर अवे, यानी ये क्या करता है ना, ब्लड को अवे लेके जाता है। कहां से अवे लेके जाता है, फ्रॉम हार्ट। ठीक है, ये हार्ट से दूर लेके जाता है ब्लड को। ठीक है, तो अब हार्ट से दूर लेके जाता है का क्या मतलब हुआ, कि यानी जब हार्ट पंप करेगा, ठीक है, ब्लड को पंप किया, तो आर्टरी, अब खुद सोचो ना, मोटा होना चाहिए पतला, क्योंकि बहुत फोर्स से ब्लड पंप होता है हार्ट के थ्रू। तो जब वो फोर्स को कंट्रोल करने के लिए अगर पाइप पतला होगा, तो क्या उसको कंट्रोल कर लेगा, नहीं, मोटा पाइप चाहिए ना। और मोटे के साथ ही साथ उसके अंदर इलास्टिसिटी भी चाहिए ना, ताकि वो जो पंपिंग आया तो उसको वो सह भी सके। अगर वो इलास्टिक नहीं होगा तो पाइप तो फट जाएगी। ठीक है, तो अब समझ में आया कि क्यों थिक और इलास्टिक होता है। ठीक है, और ये अवे फ्रॉम हार्ट लेके जाता है। ठीक है, ये भी लिखा हुआ है, टुवर्ड सेल। और अगर अगर वो हार्ट से दूर लेके जा रहा होगा तो सेल के पास में ही तो लेके जा रहा होगा भाई। ठीक है, अभी देख, यहाँ पे प्रेशर्ड ब्लड होता है। आपको मैंने बताया कि हार्ट जब उसको पंप करेगा तो प्रेशर से ही तो पंप करेगा, तो ब्लड कैसा होगा, प्रेशर्ड होगा, है ना। प्रेशर के साथ ब्लड आया हुआ होगा। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट आर्टरी। अब हम दूसरी बात करते हैं वेन्स की। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये क्या कर रखा है, ये क्या है, ग्रेटर देन की साइन, आर्टरी इज ग्रेटर देन वेन और वेन इज ग्रेटर देन कैपिलरी। ये यहाँ पे थिकनेस की बात हो रही है ना। ये यहाँ पे थिकनेस के रिस्पेक्ट में मैंने
इसको कर रखा है। यानी सबसे ज्यादा थिक कौन होता है? आर्टरी। क्यों वो सबसे ज्यादा थिक होता है? क्योंकि उसको जो ब्लड पंप करता है हार्ट, उस ब्लड पंपिंग को सहना होता है। सो वो थिक तो होना पड़ेगा ना भाई। अब देखो वेन्स की बात करते हैं, तो वेन्स क्या होते हैं ना, थिन होते हैं, पतले होते हैं। क्यों पतले होते हैं? क्योंकि इनको हार्ट के पास लेके जाना होता है ब्लड को, है ना, और अवे फ्रॉम सेल और ऑर्गन। ठीक है, तो अब खुद सोचो आप कि अगर एक सेल से अब हार्ट के पास ब्लड वापस जा रहा है, तो सेल कौन सा पंप कर रहा है उस ब्लड को? हार्ट ने जो पंप किया था उसी पंपिंग के थ्रू तो वापस आ रहा है। तो वो वापस आते आते तो पंपिंग में उतनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ थोड़ी रह जाएगी, वो तो काफी स्लो हो जाएगा ना। इसलिए वेन्स को ज्यादा मोटे होने की जरूरत नहीं है। इसलिए वेन्स कैसे होते हैं? थिन होते हैं, पतले होते हैं। ओके, ठीक है। ये वेन्स क्या करते हैं? हार्ट से हार्ट के तरफ लेके जाते हैं और सेल से दूर लेके जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर कोई प्रेशर ब्लड नहीं होता है, और इसके अंदर वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, वाल्व क्या होता है? देखो वाल्व क्या होता है। देखो ये जैसे ये बनाया हुआ है ना, ये देखो यहाँ पे आर्टरी, वेन और कैपिलरीज बनाए हुए हैं। ये है आर्टरी, है ना, ये वेन्स और ये है कैपिलरीज। ठीक है, देखो ये वेन्स की मैं बात कर रहा हूँ, इसके अंदर है ना ये प्रेजेंट होता है। ये देखो ऐसे ऐसे करके, ये क्या है? वाल्व्स। वाल्व क्या होता है? ठीक है, ये वाल्व क्या करते हैं ना कि ब्लड को पीछे जाने से रोकते हैं, क्योंकि अब ब्लड में प्रेशर तो है नहीं, तो अब वो पीछे ना जाए। इसलिए ये क्या होता है ना कि जैसे ब्लड आ रहा है तो ऐसे ओपन हो जाते हैं, और फिर ब्लड जब चला गया तो ऐसे क्लोज हो जाते हैं, ताकि अब जो आगे वाले देखो, अगर जैसे ब्लड आया तो ये खुल गए, इधर से प्रेशर आया तो ऐसे ये चल गया। अब मान लो कोई ब्लड वापस बैक आने लग गया, तो जैसे ही यहाँ से ब्लड बैक आने लगेगा ना, वो ऐसे बंद हो जाएंगे। समझे? यहाँ से अब यहाँ से प्रेशर आएगा तो वो ऐसे बंद हो जाएंगे, पर जैसे अगर उधर से आ रहा होगा ब्लड इधर से, तो ये ऐसे ओपन हो जाएंगे। तो समझ में आ रहा है? तो वाल्व क्या करते हैं, ये अगर देखो यहाँ पे भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि अगर ऐसे ब्लड आ रहा है, ठीक है, और इस साइड ब्लड को जाना है, इस साइड कहीं हार्ट होगा, है ना, इधर ही हार्ट होगा ना, क्योंकि इधर आर्टरी बनी हुई है। नहीं नहीं, देखो यहाँ पे मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ, है ना। देखो यहाँ ये हार्ट के पास लेके जाता है, तो यहाँ पे मान लो मैं हार्ट बना देता हूँ। अरे यार बन जाए यार। देखो बेटा, मेरे को हार्ट बनाने आता नहीं आता, ठीक है। तो ओके, अब देखो यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे देखो ब्लड आ रहा है, ये ब्लड आया, तो ये जब इससे टकराया ना, तो ये क्या होगा ना, ये जो वाल्व्स हैं ये ओपन हो जाएंगे। ये दिख रहा है, ये है ना, ये ऐसे ओपन हो जाएंगे। देखो यहाँ पे दिखाता हूँ ओपन करके, ये ऐसे ओपन हो जाएंगे। तो इसके थ्रू ये ब्लड यहाँ जाने लगेगा, ठीक है। बट अगर सपोज करो ये ब्लड अभी ऐसे जा रहा था, अगर ये ऐसे आने लगता है ना, ब्लड अब कैसे आ रहा है, सपोज करो कि कुछ ब्लड ऐसे गया आगे, अब कुछ ब्लड ऐसे वापस से पीछे आने लग गया, तो जब पीछे आएगा ना, तो ये क्या करेगा ना, ये वाल्व्स है ना ऐसे क्लोज हो जाएंगे। समझे? क्योंकि ये जो प्रेशर, अब देखो यहाँ पे अब जो प्रेशर आएगा ना, ये वाल्व ऐसे क्लोज हो जाएंगे ताकि ये ब्लड वापस से पीछे ना जा पाए। समझ रहे हो ना? तो दिस वाज ऑल अबाउट वाल्व्स, है ना। वाल्व आई थिंक आपको अच्छे से, है ना, क्लियर हो गया होगा। मैं यहाँ पे वाल्व ड्रॉ कर ही देता हूँ। वाल्व्स, ठीक है, ओके, डन। तो वेन्स आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब तीसरा क्या है भाई? आप लोगों ने अभी तक आर्टरीज सुना होगा, आपने अभी तक वेन्स सुना होगा, हो सकता है बहुत लोगों ने कैपिलरीज भी सुन रखा हो, बट कैपिलरीज मुझे भरोसा है बहुत कम लोगों ने सुना होगा। कैपिलरीज क्या है? ठीक है, तो कैपिलरी क्या है ना, देखो आर्टरी, वेन, ये वेन है पतला, पर क्या ये उतना पतला है कि इसके आर पार कोई भी ब्लड निकल जाए, निकल सके, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से हो सके, या ऑक्सीजन आर पार जा सके? नहीं। तो वेन से भी कुछ पतला चाहिए, ताकि ये जब सेल्स के पास पहुंचे ना, तो इसके थ्रू वो हो सके, ट्रांसपोर्टेशन हो सके। समझ रहे हो? तो इसलिए कैपिलरीज बनाई गई। तो कैपिलरीज इसका मतलब हो गए सबसे पतले हैं, है ना। तो देखो ये वन सेल्ड थिक, यानी ये सिर्फ एक सेल के बनी हुई एक लेयर होती है, ठीक है, एक ऊपर की लेयर, एक नीचे की लेयर, ठीक है। तो ये वन सेल थिक होती है, थिनेस्ट है, सबसे पतले हैं, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स, ये क्या करते हैं, ठीक है, एक्सचेंज करने के लिए इनको बनाया गया। ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो आई होप आपको अभी तक ब्लड वेसल भी अब क्लियर हो चुका है, आपको अभी तक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी क्लियर हो चुका है। ठीक, तो अब हम बात करते हैं ह्यूमन हार्ट की, है ना। तो ह्यूमन हार्ट, यार दिल की बात हो रही है, तो अब दिल की बात में, ठीक है, ध्यान से सुनना। बहुत लोगों को ह्यूमन हार्ट देखते ही पहले तो आप लोग
डर गए होंगे, ठीक है, तो डरना मत, बहुत ही इजी है, बहुत इजी है, इससे इजी कुछ नहीं है, ह्यूमन हार्ट से इजी आपकी बॉडी में कुछ नहीं है। अभी देखना, सबसे पहले ह्यूमन हार्ट में आपको क्या याद रखना है कि एक मस्कुलर ऑर्गन है ना, ये इसको मसल कंट्रोल कर रहे हैं, ना कि नर्वस सिस्टम, ठीक है, ये मस्कुलर ऑर्गन है, यानी ये एक मसल है। तो हार्ट क्या है ना, एक मसल है, ये हार्ट एक ओवरऑल एक मसल है, ठीक है। तो जब हार्ट अटैक आता है तो मालूम है आपको क्या होता है कि वो मसल है ना, कुछ कुछ खराब होते जाते हैं, तो हार्ट अटैक आने लगता है। समझे, जैसे आपने सुना होगा फर्स्ट हार्ट अटैक आया, यानी फर्स्ट हार्ट अटैक आया, इसका मतलब क्या है कि 60% या 40% मसल अब खराब हो चुके हैं हार्ट के, और अब जो रिमेनिंग मसल्स हैं वो अभी भी ठीक है। उसके बाद जो सेकंड हार्ट अटैक आता है उसमें कुछ और ज्यादा हार्ट मसल्स खराब हो जाते हैं, जो थर्ड हार्ट अटैक आता है उसमें कुछ और ज्यादा मसल्स खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम हार्ट, ह्यूमन हार्ट की बात करते हैं, ठीक है। देखो हार्ट का बहुत ही अच्छा डायग्राम आपकी बुक में दे रखा है, तो अब मैं आपको जैसे जैसे बताऊं वैसे ही आपको याद रखना है। देखो यहां से ब्लड आएगा, है ना, ये वेना कावा से ब्लड आएगा, ये है राइट एट्रियम, है ना, ये है राइट एट्रियम। तो यहां से जब ब्लड आया तो ये यहाँ पे आया, अब यहां से ये जाएगा नीचे, ये है राइट वेंट्रिकल, देखो ये लिखा हुआ है राइट वेंट्रिकल राइट एट्रियम। तो यहां से ब्लड आया, ये यहाँ जाएगा, उसके बाद ये यहां से ब्लड यहां से निकल के कहाँ चला जाएगा, ठीक है, ये ब्लड यहां से चला जाएगा लंग के पास, लंग से घूम के ये ब्लड आएगा यहाँ से वेन से वापस ये लेफ्ट एट्रियम में आएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और यहां से ये एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में निकल जाएगा। समझ आया, आया कि नहीं आया, देखो नहीं आया हो, देखो वापस एक बार देखो, यहाँ से ब्लड आएगा, राइट एट्रियम में जाएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड निकल के चला जाएगा यहाँ से कहाँ, लंग के पास, लंग से घूम के ये लंग से के पास क्यों जाएगा, क्योंकि लंग से उसको ऑक्सीजन भरना होगा, लंग से आने के बाद ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, लेफ्ट एट्रियम के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद ये एओर्टा से बाहर निकल जाएगा और पूरे सेल के पास चला जाएगा, ठीक है। देखो वापस से यहां से आया, ठीक है, वेना कावा से आया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से कहा गया, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से कहा जाएगा, पल्मनरी आर्टरी में, पल्मनरी आर्टरी से लंग्स के पास होते हुए लंग्स से ऑक्सीजन भर के ये लेफ्ट एट्रियम में आएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और ये एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में घूम के आएगा, वापस से ब्लड यहाँ पे वेना कावा के थ्रू वापस से इसके अंदर घुसेगा, वापस लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में जाएगा, वापस से ये पल्मनरी आर्टरी में जाएगा और लंग के पास जाएगा, लंग के पास से वापस से ये लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम के बाद ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और यहाँ से एओर्टा के थ्रू वापस बाहर निकल के वापस से पूरी बॉडी में घूमेगा। फिर वैसे ही यही वाला प्रोसेस वापस से ऐसे 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 ये घूमते रहेगा। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया हो, ठीक है। अब देखो नहीं भी समझ में आया तो आगे हम वापस एक्सप्लेन, ठीक है, चलो आ जाओ। ये देखो मैंने हार्ट को चार बॉक्स में डिवाइड कर दिया है ना, ये चार बॉक्स कौन कौन से हैं, पहला है राइट एट्रियम जो कि ये वाला बॉक्स है ना, ये है राइट वेंट्रिकल, तो राइट वेंट्रिकल के लिए मैंने ये वाला बॉक्स बनाया, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, यानी ये जो रहा लेफ्ट एट्रियम, और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना, तो ये लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखो कैसा होगा, ये देखो ये जो ये ऐसे एरोस बना रखे हैं ना, ये ब्लड फ्लो का डायरेक्शन है, ठीक है। अब देखो वेना कावा के थ्रू पहले ब्लड अंदर आया, है ना, ये यहाँ से अंदर आया, राइट एट्रियम में आया, और यहाँ पे है ना ये वाल्व लगे हुए हैं, वाल्व देखो ये जो है ना ऐसे करके वाल्व मैंने अभी बताया ना, जो वाल्व क्या कर रहे थे, वेन्स में क्या कर रहे थे, बैक फ्लो को प्रिवेंट कर रहे थे, बैक फ्लो को रोक रहे थे, सेम काम वाल्व यहाँ करेगा, है ना। तो देखो यहाँ पे वाल्व लगे हुए हैं लेफ्ट राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। अच्छा, राइट और लेफ्ट ये किसके रिस्पेक्ट में है, राइट और लेफ्ट, बहुत लोग क्या करेंगे ना कि उनके हाथ के राइट साइड आ रहा है तो यहाँ पे ये लोग राइट लिख देंगे, ये है राइट एट्रियम ये है राइट वेंट्रिकल, गलत हो जाएगा। ये राइट और लेफ्ट आपको हार्ट के हिसाब से देखना है, ना कि आपके हिसाब से। हार्ट के लिए राइट कौन सा है, हार्ट के लिए राइट तो यही है ना, ध्यान रखना राइट और लेफ्ट में, ठीक है। राइट हमेशा आपके लेफ्ट हैंड साइड आएगा क्योंकि हार्ट के लिए वो राइट हैंड साइड हुआ ना, क्योंकि हार्ट आपको ऐसे देख रहा है, समझ रहे हो, तो ध्यान रखना, ठीक है। और ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये मैंने हार्ट बना रखा है, यहां से ब्लड आया, ठीक है, राइट एट्रियम में गया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से वाल्व के थ्रू, ठीक है, ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी, अच्छा पल्मो वर्ड मैंने पता है आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, पल्मो वर्ड का मतलब ये होता है लंग, यानी ये किसकी आर्टरी है, लंग, लंग की आर्टरी है, ठीक है। और आर्टरी, आर्टरी का मतलब क्या है, अवे फ्रॉम हार्ट, है ना, अवे मैंने बताया ना, ए से अवे, ए फॉर आर्टरी, यानी ये लंग की तरफ लेके जा रहा है और अवे फ्रॉम हार्ट लेके जा रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है।
तो अब ये यहां से गया और यहाँ पे गया ये लंग्स में, है ना। लंग्स से क्या हुआ ना, इसने लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक दिया और ऑक्सीजन को अंदर ले लिया। अच्छा, ये पूरे डायग्राम में ना देखो, मैंने ब्लू कलर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या कार्बन डाइऑक्साइड को दिखा रखा है, और ग्रीन कलर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड या ऑक्सीजन को दिखा रखा है। ठीक है ना। जहां पे भी ये पूरी कलर कोडिंग की हुई है, तो कलर्स पे भी ध्यान देना। यानी अगर मैं यहाँ से ब्लू कलर से आता हुआ दिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये कैसा है, कार्बन डाइऑक्साइड इस ब्लड में ज्यादा है। ठीक है। और यहाँ पे अगर ग्रीन कलर दिखा रखा है तो इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है। ठीक है। अब ब्लड ऑक्सीजन लंग के थ्रू अपने अंदर भर लिया। अब यहाँ से ये ब्लड जा रहा है इस तरफ पल्मनरी वेन। देखो, पल्मो का वर्ड का मैंने मतलब आपको क्या बताया था, लंग, है ना। और वेन का मतलब है ये टुवर्ड्स हार्ट, ये हार्ट की तरफ लेके जा रहा है, यानी ये लंग से हार्ट की तरफ लेके जा रहा है, इसलिए इसका नाम है पल्मनरी वेन। ठीक है। अब देखो, यहाँ से ये ऐसे गया और ये फिर से राइट एट्रियम में वापस से ये हार्ट के पास जाएगा। ठीक है। तो ये वापस से हार्ट के पास गया। ठीक है। अब यहाँ देखो, ये राइट एट्रियम में जाएगा, फिर से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और उसके बाद ये एओर्टा के थ्रू, ठीक है, एओर्टा के थ्रू, ये है एओर्टा, और एओर्टा के थ्रू ये पूरी बॉडी में घूम जाएगा, फिर बॉडी में जाएगा, ये सेल्स के पास जाएगा। सेल क्या करेंगे, देखो सेल क्या करेंगे, देखो लिख देता हूँ। सेल क्या करेंगे ना, सेल ऑक्सीजन ले लेंगे, है ना, और क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड दे देंगे, है ना, CO2 दे देंगे, यही तो करेंगे। और फिर यहां से वापस से ये आ, यहाँ से वापस से ये क्या हो जाएगा, ये इसमें वापस से कार्बन डाइऑक्साइड भर जाएगा, ये वापस से वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में जाएगा, फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल बाद ये पल्मनरी आर्टरी में जाएगा, पल्मनरी आर्टरी से होते हुए ये लंग्स में जाएगा, लंग्स में जाके CO2 को बाहर निकालेगा और ऑक्सीजन को अंदर लेगा। अच्छा, लंग्स में कौन इसके अंदर CO2 और ऑक्सीजन करेगा, तो ये भी आपको आपने रेस्पिरेशन में पढ़ लिया है, कौन करेगा, एल्वियोलाई करेगा, एल्वियोलाई के थ्रू ऑक्सीजन भराएगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। ठीक है। उसके बाद पल्मनरी वेन के थ्रू ये वापस से लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी वाल्व बनाया हुआ है, ये देखो यहाँ पे है ना, ये वाल्व क्या करेगा, बैक फ्लो को मतलब ब्लड वापस से ऊपर ना चला जाए लेफ्ट एट्रियम में, उसको प्रिवेंट करेगा, है ना। तो ये वाल्व यहाँ पे वापस से बनाया हुआ है, और ये वापस से यहाँ से एओर्टा के थ्रू ये वापस से पूरी बॉडी में घूम जाएगा। तो आई होप आपको हार्ट का डायग्राम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ इतना, इतने में तो हो गया होगा। देखो वापस से यहाँ पे देख लो, हार्ट में वापस से मैं यही कहानी वापस से रिपीट करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, और सिर्फ सुनना है, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। देखो, वेना कावा के थ्रू हार्ट के अंदर ब्लड आया, राइट एट्रियम में गया पहले, फिर राइट वेंट्रिकल में गया। ठीक है। कुछ ब्लड बैक फ्लो मारने का ट्राई किया, तो ये वाल्व ने यहाँ पे प्रिवेंट कर लिया। ठीक है। राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद ये यहाँ से पल्मनरी आर्टरी के थ्रू ये लंग में गया, है ना। लंग के बाद ये वापस से पल्मनरी वेन के अंदर आया, पल्मनरी वेन के थ्रू ये वापस से लेफ्ट एट्रियम में आया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, और यहाँ से ये एओर्टा के थ्रू ये ब्लड बाहर चला गया, पूरी बॉडी से ऐसे घूम के वापस ये लेफ्ट वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में आया, फिर राइट वेंट्रिकल में गया, और फिर यही स्टोरी वापस से रिपीट होते रहेगी, और ऐसे ऐसे ही पूरी ब्लड फ्लो आपकी बॉडी में चलते रहती है। समझ में आया, बहुत ही इजी था, है ना। इसलिए कह रहा हूँ बहुत इजी। अच्छा देखो, यहाँ पे है ना कुछ चीजें अब आपको ध्यान रखने जैसी है। देखो यहाँ पे है ना, मैंने ये जो सेप्टम है, ठीक है, ये वाला जो सेप्टम है, ये वाला सेप्टम, इसको मैंने है ना यहाँ पे भी मोटा बना रखा है। क्यों यहाँ पे ऐसे ऐसे कर रखा है, ठीक है, क्यों। और यहाँ पे भी आप देख लो, यहाँ पे भी है ना, ये ऊपर पतला है पर नीचे आते हुए ये मोटा हो जाता है। क्यों मोटा हो जाता है, क्योंकि राइट वेंट्रिकल क्या करते हैं, राइट या वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, चाहे राइट हो या लेफ्ट हो, वेंट्रिकल क्या करते हैं ना, वो ब्लड को पुश करते हैं। ठीक है, ब्लड को पुश करते हैं। तो पुश करने के लिए वहां पे मोटी, अरे यार, तो वहां पे फैट मतलब वो तो होगा ना ज्यादा मोटा, तो उसको थिक तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको पुश करना है, उसको काम देखो, तो उसका काम तो पुश करने का है ना। तो पुश करने के लिए ज्यादा ताकत चाहिए होगी, तो इसलिए वहां पे मोटा होना तो जरूरी है ना भाई। तो ये याद रखना कि यहाँ पे मोटा क्यों होता है, क्योंकि उसका काम है ब्लड को पंप करना। वेंट्रिकल्स पंप करते हैं, एट्रियम कभी भी पंप नहीं करते। समझ में आ रहा है, एट्रियम पंप करते भी हैं तो नीचे पंप करते हैं वेंट्रिकल्स में भेजने के लिए ब्लड को। वो कभी भी दूर उनको नहीं भेजना होता है, पर इनको जो होता है ना, वेंट्रिकल्स को दूर भेजना होता है ब्लड को। समझ में आ रहा है, इसलिए यहाँ पे जो सेप्टम है उसको मोटा बना रखा हुआ है ना। ठीक है, ये हो गया आपका हार्ट कंप्लीट। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ जाते हैं, पल्मनरी का मतलब लंग होता है, मैंने आपको पहले भी बता दिया था। ठीक है, वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन सो दे हैव थिकर मस्कुलर वॉल्स देन एट्रिया डू। ठीक है।
ये भी मैंने बता दिया कि वेंट्रिकल्स को ब्लड को पंप करना होता है, ऑर्गन्स के अंदर दूर भेजना होता है, इसलिए उनके पास थिकर मस्कुलर वॉल्स होते हैं, ठीक है, एट्रियम के मुकाबले। ठीक है, वाल प्रेजेंट बैकवर्ड फ्लो ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसलिए मैं है ना जितनी भी चीजें मुंह से बोलता हूँ वो सारी चीजें आपकी नोट्स में लिखी होती है, तो आपको कभी भी वरी करना नहीं होता। ठीक है, तो आपके नोट्स में आपको एक एक पॉइंट मिल जाएगा, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो आपके नोट्स में नहीं होगा। ठीक है, और ऐसा एक भी पॉइंट एक्स्ट्रा नहीं होगा आपके नोट्स में। ठीक है, यह होगा भी तो मैं आपको लेक्चर में बता चुका हूँ कि ये एक्स्ट्रा पॉइंट है ना। तो उस चीज आपको आपके बुक के बाहर मतलब बहुत ही कम, क्या अगर होगा तो मैं बता चुका होता हूँ कि ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिया था, ये आपकी बुक में नहीं है। ठीक है, सो आपको काफी कंसाइज एनसीईआरटी यहाँ पे पढ़ने को मिल रही है और काफी कंसेप्चुअल। ठीक है, अब ठीक है, सर्कुलेशन आपने, अरे यार, सर्कुलेशन आपने अभी तक कहाँ किस में पढ़ लिया? ह्यूमन में पढ़ लिया है ना। अब हम किस में बात करने जा रहे हैं, किस में बात करने जा रहे थे यार? ठीक है, कहाँ पे आए हम? हम्म सर्कुलेशन अब हम अदर ऑर्गेनिजम्स में पढ़ने जा रहे हैं। एक तो पता नहीं, लेक्चर लेता हूँ तभी गर्मी लगने लग जाती है। ठीक है, अब देखो फिश, फिश के अंदर कैसा होता है? फिश के अंदर दो चैम्बर्स होता है फिश का, हालांकि मैंने आपको रेस्पिरेशन में भी पढ़ा दिया था। ठीक है, फिश के हार्ट में है ना, ये हार्ट बना हुआ है, हार्ट में दो ही चैम्बर होते हैं। अच्छा, यहाँ पे दो चीज आपको ध्यान देने वाली है। ठीक है, पहला, क्या आपका हार्ट जो है ना ये फोर चेम्बर्ड है, चार चेम्बर्स है ना, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। और जो दूसरी बात है वो ये है कि आपके हार्ट में डबल सर्कुलेशन हो रहा है। ठीक है, यानी दो बार ब्लड आपके हार्ट से पास हो रहा है। एक बार तो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल में आके वो बाहर चला जाता है लंग्स के पास, उसके बाद दोबारा आता है वो लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो इसको हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। यानी आपका जो हार्ट है ना ये दो चीज को फॉलो करता है। पहले तो आप ये वाले पॉइंट्स को लिख लो। ठीक है, कि ये डबल सर्कुलेशन करता है ना, ये डबल सर्कुलेशन करता है, दो बार सर्कुलेशन करता है ना, एक बार राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये ब्लड को बाहर भी देता है, दूसरी बार लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू, एओर्टा के थ्रू ब्लड को वापस से देता है। और दूसरा क्या पॉइंट था कि इसके अंदर फोर चेम्बर होता है। सो यहाँ पे हो गया। अब देखो, अब हम बात करते हैं सर्कुलेशन इन अदर ऑर्गेनिज्म। तो हार्ट मैंने ऊपर चार चेम्बर के बनाए थे, यहाँ पे मैंने दो ही चेम्बर का बना रखा है। ठीक है, फिश के अंदर तो ये दो चैम्बर के, इसके अंदर सिर्फ एट्रियम और वेंट्रिकल होता है। ठीक है, यानी ब्लड यहाँ से आएगा, वेंट्रिकल में जाएगा, और ये ब्लड वेंट्रिकल के थ्रू बाहर बॉडी में जाएगा। ठीक है, ये देखो मैंने फिश का पूरा बता रखा था कि यहाँ से आएगा एट्रियम के अंदर, वेंट्रिकल वापस से उसको पुश कर देगा, सेल के पास जाएगा, और उसके बाद सेल के बाद गिल्स में जाएगा, गिल्स से उसके अंदर ऑक्सीजन भराएगा ब्लड के अंदर, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, वापस से वो हार्ट के पास जाएगा, हार्ट वापस उसको पुश कर देगा, वापस सेल उसके अंदर से ऑक्सीजन खा लेगा, और वापस उसको कार्बन डाइऑक्साइड देके वापस से वो गिल्स के पास भेज देगा, गिल्स वापस उसको अंदर ऑक्सीजन। ठीक है, ये मैंने रेस्पिरेशन में भी अच्छे से फिश को एक्सप्लेन किया था, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि फिश के पास दो चेम्बर हार्ट होता है। ठीक है, आपकी बुक में है इसीलिए इसको इंक्लूड किया है, वरना मेरे को कुछ शौक नहीं। ठीक है, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की बात करते हैं, तो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में थ्री चेम्बर हार्ट होता है। ठीक है, थ्री चेम्बर हार्ट। ठीक है, इसके अंदर राइट एट्रियम होता है, लेफ्ट एट्रियम होता है, पर वेंट्रिकल एक ही होता है। इसका मतलब कि राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा ना भाई, और इसके अंदर लेफ्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, और डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे दोनों आके क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। लेफ्ट वेंट्रिकल एक ही होता है, इसलिए वहां पे आके मिक्स हो जाएंगे, यानी इसके अंदर मिक्स्ड ब्लड होता है। समझ में आ रहे हो? समझ में आ रहा है? ठीक है, ह्यूमन में डबल सर्कुलेशन होता है, मैंने अभी आपको बता दिया, ब्लड पासिस टू टाइम्स थ्रू हार्ट, है ना। ओके, सो दिस इज डन, है ना। यहाँ पे देखो एक डायग्राम दे रखा है आपकी एनसीईआरटी में। ठीक है, ये अच्छा, ये जो है ना ये चीजें कैपिलरीज बना रखी है, देखो ये जो है ना ये कैपिलरीज है। कैपिलरीज मैंने बताया कि वो सबसे पतले होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं, ताकि उसके थ्रू ब्लड आर पार या जो भी न्यूट्रिएंट्स उनको आर पार भेजने हैं वो हो सके, वो पॉसिबल हो सके, है ना। ठीक है, यहाँ पे पल्मनरी पल्मनरी आर्टरी बना रखा है, पल्मनरी वेन्स बना रखा है ना, एओर्टा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से ब्लड आया, ये लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, उसके बाद ये वापस से यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ चला जाता है, लंग्स में। लंग्स में इतने सारे एओर्टा हैं, उसके थ्रू, कैपिलरीज के थ्रू इसके अंदर जो भी एक्सचेंज होना होता है, ऑक्सीजन भर जाता है, और यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल में आते हैं, और उसके बाद एओर्टा के थ्रू ये ब्लड
पास होके पूरी बॉडी में जाता है, फिर पूरी बॉडी में बहुत सारे सेल्स के थ्रू जहाँ पे भी इनको ऑक्सीजन या ऑक्सीजन देना होता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेना होता है वो करते हैं। उसके बाद ये वापस से वेन के थ्रू, वेना कावा के थ्रू होते हुए वापस से राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, उसके बाद वापस से यही वाले फ्लो घूमते रहता है। ठीक है, ये डायग्राम भी आपको आई होप क्लियर होगा। यहाँ पे ब्लड प्रेशर की बात की गई है, बीपी की बात की गई है। ठीक है, बहुत लोगों के घरों में बीपी एक बहुत ही कॉमन बीमारी बन चुकी है। ठीक है, आजकल ये बहुत ही कॉमन है। इनफैक्ट आज के टाइम पे सारी ही बीमारियां बहुत कॉमन हो चुकी है, क्योंकि आप अपने हम लोग इतनी हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं ना, जिसके कारण ये सारी बीमारियां बहुत ही कॉमन है। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर के बारे में हम बात कर लेते हैं। ब्लड प्रेशर इज नॉट अ डिजीज। ब्लड प्रेशर डिजीज कब बन जाता है? जब वो नॉर्मल से या तो ज्यादा हो जाता है या तो कम हो जाता है। तो नॉर्मल क्या है? ठीक है, तो नॉर्मल है 120 mm ऑफ एच जी, ये नॉर्मल है। 120 mm ऑफ एच जी, ये क्या है? नॉर्मल है। देखो, द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट वॉल ऑफ वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर क्या होता है? जो जो ताकत ब्लड वेसल मतलब ब्लड वेसल्स हैं उनके ऊपर, उनके वॉल्स पे भी तो ब्लड लगाएगा ना ताकत, क्योंकि वो फोर्स से आ रहा है, तो ऐसे ऐसे ताकत भी तो लगा रहा होगा ना उसको। तो वो प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज देन वेन्स। ये प्रेशर सिंपल सी बात है आर्टरीज में ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि आर्टरीज वो ब्लड सीधा हार्ट के थ्रू पंप हुए ब्लड को लेता है, तो आर्टरीज में ज्यादा ब्लड प्रेशर होगा ना, सिंपल सी बात है। ठीक है, द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल यानी जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसको सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, तो जब वेंट्रिकल्स प्रेशर मारते हैं तो उनको हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और प्रेशर इन आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकल डायस्टोल, यानी जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। तो द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इज 120 mm एच जी, और जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो 180 mm ऑफ एच जी। एम ऑफ एच जी का क्या मतलब है? ऑफ एच जी पहले तो इसकी यूनिट है। ठीक है, और ऑफ एच जी का मतलब होता है मिलीमीटर। ठीक है, मर्क्यूरी। एच जी का क्या होता है? मर्क्यूरी होता है। तो ये है ना, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी की बात हो रही होती है। ये आपने शायद छोटी क्लासों में कभी पढ़ा होगा, या अगर नहीं भी पढ़ा तो 11 12 में आपको ऑफ एच जी अच्छे से समझ में आएगा। अभी ऑफ एच जी की कोई बात करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं ब्लड प्रेशर, एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर लिखूं तो इसको ऐसे लिखा जाता है 120 डिवाइड बाई 80। ठीक है, ये ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, जिसमें 120 ऊपर वाला जो होता है वो सिस्टोलिक प्रेशर बता रहा होता है, और जो नीचे वाला होता है वो डायस्टोलिक प्रेशर बता रहा होता है। ये सिस्टोलिक प्रेशर बता रहा होता है और ये डायस्टोलिक प्रेशर बता रहा होता है। ये ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो अगर आपको अभी कोई भी पूछ दे कि जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है ह्यूमन बॉडी में वो कितना होता है, तो 120 बाई 80। ठीक है, ओके। सो दिस वाज अबाउट ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विथ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्पेग्मोमैनोमीटर। अरे यार भाई, ये मुझे ये बोलने में नहीं पा रहा है। ठीक है, स्पेग्मोमैनोमीटर है ना। इससे, इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ये ब्लड प्रेशर, ठीक है, ये आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा। अगर आप गए हो हॉस्पिटल, तो आप गए ही होगे, सिंपल सी बात है। तो आपको ऐसे यहाँ पे एक पट्टा बांधा जाता है। ठीक है, और डॉक्टर है ना, डॉक्टर के हाथ में वो बलून टाइप होता है, वो उसको ऐसे ऐसे प्रेस करता है। ठीक है, वो प्रेस क्यों करता है? ताकि वो है ना फूले, ये है ना टाइट हो जाए। वो टाइट होने के कारण, अगर देखो तो फिर वो जो कपड़ा है ना वो यहाँ पे टाइट हो जाएगा, तभी तो वो अंदर का ब्लड प्रेशर को, जो वो प्रेशर आ रहा होगा उसको फील कर पाएगा, और उसके अंदर स्पेग्मोमेनोमीटर के अंदर एक रीडिंग आएगी, तभी जाके तो आएगी रीडिंग। हाई ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपरटेंशन एंड इट्स कॉज्ड बाय कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ आर्टरियोल्स। ठीक है, ठीक है, तो अब जो हाई बीपी होता है, जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है, यानी जो नॉर्मल वैल्यू है 120 mm ऑफ एच जी डिवाइड बाई 80, इससे अगर बढ़ जाता है ब्लड प्रेशर, यानी इस अमाउंट से ज्यादा प्रेशर आता है, तो उसको हाई बीपी या हाइपरटेंशन कह दिया जाता है। ठीक है, हाइपरटेंशन या हाई बीपी। ठीक है, ये क्यों होता है? क्योंकि ज्यादा प्रेशर आ रहा होता है आर्टरियोल्स के ऊपर, विच रिजल्ट इन इंक्रीज रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो। और ज्यादा प्रेशर की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है ब्लड फ्लो के बीच में, है ना। इट कैन लीड टू रप्चर ऑफ एन आर्टरी और इंटरनल ब्लीडिंग। इसके कारण ब्लड आर्टरी जो है वो फट सकता है। ठीक है, और उसके कारण इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकता है। सो आई होप आपको ये ब्लड प्रेशर वाला भी पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, है ना। सॉइल कंटेन नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड अदर मिनरल। सॉइल क्या क्या, सॉइल के अंदर क्या क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, और बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, आपको मालूम है। एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस मिनरल अकर थ्रू रूट्स। ठीक है, और उसको सॉइल कैसे एब्जॉर्ब करता है? रूट्स के थ्रू। ठीक है, रूट्स के थ्रू वो क्या एब्जॉर्ब करता है?
वाटर एब्जॉर्ब करता है, और वाटर के अंदर ये जो मिनरल्स है ना वो मिले हुए होते हैं, ठीक है। प्लांट बॉडीज हैव लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल, सो प्लांट हैव लो एनर्जी नीड एंड कैन यूज स्लो ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। प्लांट के अंदर बहुत सारे, देखो हमारी बॉडी में ना डेड सेल बहुत ही कम होते हैं, और जितने भी डेड सेल होते हैं ना उनको बॉडी हमारी रिप्लेस कर देती है। पर प्लांट में ऐसा नहीं है। प्लांट के अंदर 90% सेल्स, 70% इनफैक्ट पक्का डेड सेल ही होता है, ठीक है। जो पहला जो सेल था, याद है आपको, अगर आपने सेल चैप्टर को थोड़ा ढंग से पढ़ा हो, रॉबर्ट हुक, तो उसमें जो पहला जो सेल था ना, रॉबर्ट हुक ने जो देखा था, वो डेड सेल ही था। और वो डेड सेल किसका था? बार्क ऑफ ट्री, ठीक है। वो बार्क ऑफ ट्री था, ठीक है। बार्क ऑफ ट्री में उसने पहला डेड सेल देखा था, यानी सेल देखा था। किसने? रॉबर्ट हुक ने। कब देखा था? 1665 में। अरे यार ये चैप्टर याद है आपको? नहीं है क्लास 8 में? ठीक है कोई बात नहीं, नहीं है याद हो तो, ठीक है। इसलिए ज्यादा डेड सेल होने के कारण प्लांट की जो एनर्जी नीड्स है वो अपने आप कम हो जाती है, क्योंकि आधे सेल तो मरे हुए हैं, तो एनर्जी नीड्स तो पहले ही कम हो गई। और अब कम एनर्जी नीड्स है, इसलिए उसके अंदर स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है। यानी अगर उनको मतलब स्लोली भी खाना मिलेगा तो उनको कोई वो नहीं है कि हाँ तड़पने लगेंगे, समझ रहे हो, ठीक है। हाउ एवर द डिस्टेंस ओवर विच ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैव टू ऑपरेट कैन बी वेरी लार्ज। पर प्लांट के अंदर जो डिस्टेंस कवर करना होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है। सिंपल सी बात है, पेड़ कितना बड़ा होता है, हमारे हम ह्यूमन से तो बहुत ज्यादा ही बड़ा होता है, ठीक है। तो इसलिए उनके जो डिस्टेंस है ना वो काफी लार्ज होते हैं, उनको काफी लार्ज डिस्टेंस पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को करना पड़ता है, ठीक है। एग्जाम्पल टॉल ट्रीज मैंने बताया आपको, है ना। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ठीक है। दो तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लांट के अंदर, ठीक है। कौन कौन से? वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट, और दूसरा है फूड का ट्रांसपोर्ट। वाटर और मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्ट है वो कहाँ से कहाँ तक होगा? रूट से लेके प्लांट पार्ट्स तक, क्योंकि वाटर कहाँ रूट्स एब्जॉर्ब करेगा सॉइल के अंदर से, और उसको कहाँ? पूरे प्लांट पार्ट्स के पास पहुंचाने हैं, हर पार्ट के पास पहुंचाना है। और जो फूड है उसको लीफ, खाना कहाँ बनता है प्लांट के अंदर? लीफ के अंदर बनता है। लीफ इज द किचन ऑफ प्लांट, ठीक है। तो किचन के अंदर खाना बना, लीफ के अंदर खाना बना, अब उसको वहां से सारे प्लांट पार्ट्स के पास पहुंचाना होता है, ठीक है। जो ये वाटर का ट्रांसपोर्ट है वो कौन करता है? जाइलम वेसल करता है, जाइलम टिश्यू करता है ना, जाइलम करता है। और जो फूड का ट्रांसपोर्ट है वो कौन करता है? फ्लोएम टिश्यू करता है, ठीक है। जो फ्लोएम टिश्यू जो ट्रांसपोर्ट करता है ना, वो उसे हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड बाय फ्लोएम इन प्लांट सेल, इन प्लांट बॉडी इज कॉल्ड, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। सो ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जाइलम टिश्यू जो है ना वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। इसके अंदर तीन मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है टिश्यू होता है, दूसरा वेसल होता है, तीसरे ट्रैकेट्स होते हैं, ठीक है। ये तीनों कैसे होते हैं? इंटरकनेक्टेड होते हैं, अंदर ही अंदर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। ये जो है ना ये अपवर्ड फ्लो करता है, ठीक है। सिंपल सी बात है ना, रूट से सारे प्लांट में पहुंचाना है, तो इसमें तो अपवर्ड फ्लो ही तो होगा, डाउनवर्ड फ्लो थोड़ी होगा। और नो एनर्जी यूज, और कोई एनर्जी यूज नहीं होता है। सोचो, नीचे से ऊपर पहुंचाया जा रहा है तब भी उसके अंदर एनर्जी यूज नहीं हो रहा है, कैसे? अगर आपको आज आपके घर में, ठीक है, आपके घर में अगर नीचे टंकी है, सपोज करो आपके ऊपर टंकी है और नीचे मोटर, पानी को ऊपर पहुंचाने के लिए मोटर लगाया जाता है, तो उसमें एनर्जी यूज होती है। पर प्लांट में ऐसा नहीं है, ठीक है। प्लांट में ना एनर्जी यूज नहीं होता है ऊपर पानी पहुंचाने के लिए, तो ऐसा हो कैसे रहा है? तो वो भी हम अभी आगे देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम फ्लोएम के अंदर सेम उसी तरीके से दो कंपोनेंट्स होते हैं मेजरली, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल होते हैं, ठीक है। और प्लांट जो ये जो फूड का जो ट्रांसपोर्ट है ना ये बाई डायरेक्शनल है, यानी ये दोनों डायरेक्शन में काम करता है, ये अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी, ठीक है। क्योंकि फूड कहाँ बन रहा है? लीफ के अंदर, तो उसको ऊपर नीचे दोनों जगह तो पहुंचाना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। पर जो वाटर है वो सिर्फ रूट के पास है, तो वो उसको ऊपर ही पहुंचाना पड़ेगा, इसलिए वो अपवर्ड फ्लो है। और ये जो फूड वाला जो ट्रांसपोर्ट है वो अपवर्ड डाउनवर्ड फ्लो दोनों है, समझ में आ रहा है। और जो ये फूड का ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर एनर्जी यूज होती है, ओके। वर्किंग ऑफ जाइलम, अब हम जाइलम कैसे काम करता है, ठीक है, क्यों उसके अंदर एनर्जी यूज नहीं होती है, अब हम वो देखें। तो वाटर रूट के अंदर जाता कैसे है ना? तो वाटर रूट के अंदर कैसे जाता है? कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से। देखो यहाँ पे देखो, वाटर गोज इनसाइड रूट ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि रूट के अंदर जो पानी होता है वो कम होता है, ठीक है, लो अमाउंट में प्रेजेंट है, और बाहर हाई अमाउंट में प्रेजेंट है, तो कॉन्सेंट डिफरेंस वहां पे प्रोड्यूस होता है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट वहां पे हो जाता है। और इसके कारण जो पानी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाती है, ठीक है, ये चीज तो आपको पता ही होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ वो जाता है, और वो पानी रूट के अंदर एंटर कर जाता है, ठीक है। अब वाटर कॉलम स्टेडीली पुश्ड अपवर्ड बाय रूट इनटू जाइलम प्रेशर, बिकॉज प्रेशर डिफरेंस इज नॉट इनफ टू मूव वाटर अपवर्ड, ठीक है।
वाटर कॉलम जो होता है, ठीक है, वाटर कॉलम यानी जो वाटर की जो पाइप है ना, वो थोड़ा सा हल्का सा पुश करते हैं वाटर अपवर्ड, ठीक है, वो पानी को हल्का सा ऊपर की तरफ पुश करते हैं अपवर्ड बाय रूट इनटू जाइलम, ठीक है, वो जाइलम के अंदर खाली उसको पहुंचा देते हैं रूट प्रेशर के थ्रू, है ना, बिकॉज प्रेशर डिफरेंस इज नॉट इनफ टू मूव वाटर अपवर्ड, तो उस जाइलम के अंदर उसको पहुंचा देते हैं हल्का सा प्रेशर देकर। अब वो प्रेशर डिफरेंस काफी नहीं है वो पानी को ऊपर खींचने के लिए, तो अब देखो पानी ऊपर जाता कैसे, तो वाटर लॉस बाय प्लांट बाय, ठीक है, अब वाटर है ना प्लांट, पहले ये देखो कि वाटर पानी के निकलता कैसे प्लांट के थ्रू। देखो तो याद है आपको स्टोमेटा फोटोसिंथेसिस में मैंने बताया था कि स्टोमेटा क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है अगर उसके अंदर से पानी निकल जाता है तो, है ना, वो सिकुड़ जाता है। तो स्टोमेटा के थ्रू पहले तो प्लांट वाटर लूज करता है, और दूसरा ट्रांसपीरेशन के थ्रू, ट्रांसपीरेशन यानी देखो यहाँ पे फोटो दे रखा है ट्रांसपीरेशन, यानी जो सनलाइट आती है ना तो उसके कारण ये वाटर है ना ऐसे वाटर वेपर बन के उड़ने लग जाता है, ठीक है, तो ये पानी को ऐसे खींचने लगता है, तो यही जो वाटर वेपर बनता है ना, तो ये प्रेशर क्रिएट करता है पूरे प्लांट में, ऐसे प्रेशर क्रिएट करता है और ये पूरे पानी को ऊपर खींचने लग जाता है जाइलम वेसल्स के थ्रू, समझ रहे हो। तो ये ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस के कारण इस जो तो ये जो ऐसे पानी को ऊपर खींचता है ना, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपीरेशन, प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर एज वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट, ठीक है, इसी प्रेशर के कारण पानी ऊपर की तरफ बढ़ने लग जाता है, ठीक है। ट्रांसपीरेशन का फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल बाय क्रिएटिंग ऑस्मोटिक प्रेशर पुल, है ना, वो पुल करने लग जाता है, ठीक है। ये पहला काम है ट्रांसपिरेशन का। दूसरा फंक्शन क्या है ना कि हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन इन प्लांट, सिंपल सी बात है, टेम्परेचर रेगुलेट कर रहा होगा तभी तो प्लांट आपकी बॉडी, आपको क्यों स्वेटिंग होती है, आपको क्यों आपके बॉडी में से आपको पसीना निकलता है, जैसे इस समय मेरे को ही थोड़ा बहुत पसीना निकल रहा है, तो क्यों निकलता है, ठीक है, क्योंकि आप डर जाते हो, नहीं, क्योंकि आपकी बॉडी उस समय टेम्परेचर रेगुलेट करने का ट्राई कर रही होती है, आपकी बॉडी के अंदर टेम्परेचर, क्योंकि हम है या फिर ये है प्लांट है, इन सबके बॉडी के अंदर टेम्परेचर एक फिक्स टेम्परेचर, जैसे हमारी बॉडी किस टेम्परेचर पे काम करती है, 97 फ़ारेनहाइट पे, ठीक है, या 37 डिग्री सेल्सियस पे, है ना, तो ये टेम्परेचर रेगुलेट करने की काम करती है। तो अगर अगर आपको गर्मी लगेगी तो आपकी आपकी बॉडी पानी बाहर निकालेगी ना, ताकि वो टेम्परेचर आपकी बॉडी के अंदर मेंटेन हो सके, तो ये टेम्परेचर रेगुलेशन, इसलिए जो वाटर वेपर के थ्रू जो पानी उड़ रहा है वो भी तो टेम्परेचर रेगुलेट ही कर रहा है प्लांट के अंदर, समझ रहे हो, या आपकी बॉडी के थ्रू भी अगर अगर आपको स्वेटिंग हो रही है, आपको पसीना आ रहा है, तो क्यों हो रहा है, क्योंकि आपकी बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने का ट्राई कर रही है, समझ रहे हो, ठीक है। और यही अगर टेम्परेचर रेगुलेट नहीं हो पाता है और अगर आपकी बॉडी, आपका टेम्परेचर जो 97 डिग्री 97 फ़ारेनहाइट से बढ़ के 100 फ़ारेनहाइट हो जाता है, तो आप क्या कहते हो, मुझे फीवर आ गया है, समझ रहे हो, ठीक है। अब वाटर लॉस बाय प्लांट क्रिएट सक्शन ऑफ वाटर, मैंने बोला ना वो सक्शन क्रिएट करता है, ट्रांसपिरेशन वो पुल करता है, वो जो वाटर वेपर के थ्रू, उसके कारण ही ये पानी ऊपर की ओर बढ़ने लग जाता है, ठीक है। दिन में तो ट्रांसपिरेशन कर देता है और रात को रूट प्रेशर के थ्रू पानी ऊपर जाता है, ठीक है, पर रात को उतना अच्छे से नहीं जाता क्योंकि रूट प्रेशर उतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर नहीं पाते, पर दिन में ट्रांसपिरेशन के थ्रू अच्छे से पानी ऊपर पहुंचता है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट वर्किंग ऑफ जाइलम। अब हम बात करते हैं वर्किंग ऑफ फ्लोएम, ठीक है, खाना कैसे सारे प्लांट पार्ट के पास पहुंचता है, ठीक है, कहाँ खाना बनता है, ठीक है, तो लीफ सेल में बनता है, आप सबको मालूम है लीफ ग्रीन कलर का होता है, इसलिए मैंने इसको ग्रीन कलर से बना रखा है, और ये सुक्रोज बना है, खाने में क्या बनता है, सुक्रोज, ठीक है, तो सुक्रोज बना है, और ये फ्लोएम वेसल है और ये जाइलम वेसल है, देखो फ्लोएम वेसल मैंने दिखा रखा है और ये जाइलम वेसल बना रखा है, ठीक है, पिंक कलर जो कि लड़कों का फेवरेट होता है, ठीक है, उससे मैंने जाइलम बना रखा है, फ्लोएम, ठीक है, इस कलर से बना रखा है, ये कलर कौन सा है, थोड़ा, ठीक है, ये डल येलो है ना, देखो ये जो ब्लू कलर से ये वाटर है, देखो अब होता क्या है, यहाँ से पानी गया, खाना जो सुक्रोज था वो फ्लोएम के अंदर चला गया, फ्लोएम वेसल के अंदर गया, अब ये खाना, ठीक है, जिस भी सेल को चाहिए उस सेल के पास, सपोज करो रूट सेल को चाहिए तो रूट सेल के पास ऐसे जाने लग गया, है ना, गया, अब ये क्या अपने आप जाने लग जाएगा, नहीं, ठीक है, अब देखो होता क्या है ना कि यहाँ पे देखो, ये आप देखो सुक्रोज इन लीफ, ठीक है, ट्रांसफर इनटू फ्लोएम यूजिंग एनर्जी, पहले तो ये जो यहाँ से जो ट्रांसफर हो रहा है ना, सुक्रोज फ्लोएम के अंदर आ रहा है ना, वहीं पे एनर्जी यूज हो गई, ठीक है। अब देखो इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ टिश्यू, अब देखो हो क्या रहा है ना कि ये दोनों आजू बाजू में थे जाइलम और फ्लोएम, और यहाँ पे क्या सॉल्यूट की मात्रा बढ़ गई, सुक्रोज बढ़ गया ना यहाँ पे, तो सुक्रोज बढ़ गया यानी पानी की कमी हो गई यहाँ पे, तो पानी की कमी हो जाएगी तो पानी यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि पानी का तो काम है भाई हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में फ्लो करना, तो ठीक है, इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ टिश्यू, ठीक है, तो वाटर वाटर कम्स इनटू फ्लोएम, ठीक है, वो जाइलम से कहाँ पे आ जाएगा, फ्लोएम में आ जाएगा, थोड़ा बहुत पानी आ जाएगा, ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मेक फूड मूव अकॉर्डिंग टू प्लांट लीड, ठीक है, तो
वाटर ने क्या किया ना, उसको थोड़ा सा फिसलने वाला एबिलिटी प्रोवाइड कर दिया। और अब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू, जैसे जिस भी सेल को चाहिए वो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस क्रिएट होगा, उसके कारण वो, अगर सपोज करो यहाँ पे खाना अब नहीं है, तो यहाँ पे और यहाँ पे बहुत सारा खाना है, तो ये अपने आप कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस क्रिएट होगा और ये अपने आप यहाँ पे खाना पहुंच जाएगा। ठीक है, सो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू खाना पहुंच जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है कि इन स्प्रिंग सीजन, ठीक है, स्प्रिंग सीजन हिंदी में, ठीक है, इंग्लिश में तो आप मार्च कहते हो, इस सीजन, इस मंथ को आप मार्च कहते हो, पर हिंदी में अब इसको चैत्र कहते हो। ठीक है, ये मैंने क्यों लिख रखा है, ये मैंने चैत्र क्यों लिख रखा है, देखो अभी यहाँ पे होगा क्या, अब देखना, ढंग से देखना, ये एग्जांपल है ना, आपको अच्छे से याद रह जाएगा। इन स्प्रिंग सीजन सुगर स्टोर्ड इन रूट और स्टेम टिश्यू वुड बी ट्रांसपोर्टेड टू बर्ड्स विच नीड एनर्जी टू ग्रो। ठीक है, जो भी शुगर रूट या स्टेम या कहीं भी और पार्ट में प्रेजेंट है, वो सारे बर्ड के पास पहुंच जाएंगे। बर्ड यानी अभी अभी नया जन्मा हुआ कली, कली, ठीक है, हिंदी में कहते हैं कली। तो कली को सारे खाने मिलने लग जाएंगे। ठीक है, स्प्रिंग सीजन में ऐसा क्यों, ऐसा क्यों स्प्रिंग सीजन में हो रहा है, खुद सोचो। अच्छा, ये जो मंथ है ना चैत्र, ये मंथ चैत्र, दिस इज न्यू ईयर, यू नो, दिस इज न्यू ईयर ऑफ हिंदू, अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर, है ना, हमारे इंडियन इंडियन ट्रेडिशन में इसको न्यू ईयर कहा जाता है, चैत्र महीने को। चैत्र इज द फर्स्ट मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर। ठीक है, और जो इंग्लिश कैलेंडर है उसमें, या वेस्टर्न कैलेंडर है उसमें, जनवरी इज द फर्स्ट मंथ। ठीक है, बट क्या जनवरी में कुछ ऐसा चेंज होता है, नहीं, कुछ चेंज नहीं हो रहा होता। क्या नेचर में कुछ ऐसा चेंज हो रहा होता है, नहीं, पर चैत्र में नेचर बहुत ज्यादा चेंज हो रहा होता है। नेचर में ना अपने आप नए नए कलियां खिलने लगती है, नई कलियां चैत्र में खिलती है, क्यों खिल रही होती है, क्योंकि उस समय नेचर में बहुत सारी चेंजेस हो रही होती है। और इसीलिए चैत्र को हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंगली क्या कहा गया है, फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, है ना। सो और बहुत लोग फिर कहते हैं कि हिंदू कैलेंडर इज, हिंदुइज्म इज अनसाइंटिफिक। भाई हमसे ज्यादा साइंटिफिक एग्जिस्ट कौन करता है इस वर्ल्ड में, ये बताओ। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट मंथ है ना उसमें पूरी नेचर चेंज हो रही होती है, पर क्या जनवरी में कुछ भी चेंज हो रहा होता है, नेचर में कुछ नहीं हो रहा होता है जी। ठीक है, सो याद रखना। ठीक है, और मुझे तो मालूम है कि आप लोग को याद भी नहीं होगा हिंदू कैलेंडर्स के नाम। ठीक है, मुझे देखो मैं बताता हूँ, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादव। ठीक है, अभी श्रावण चल रहा है, जब मैं ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज श्रावण चल रहा है। ठीक है, सो याद रखो, अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करो। ठीक है, तो यही मैं बताना चाह रहा था कि देखो, दिस इज वेरी साइंटिफिक, है ना। स्प्रिंग सीजन चैत्र में आता है, और चैत्र में बहुत कुछ नेचर में चेंज हो रहा था, और उसी का एक ही एग्जाम्पल है कि बर्ड्स यानी कलियां खिल रही होती है और सारा खाना कलियों को मिल रहा होता है ना। सो नेचर देखो बहुत ज्यादा लार्जली चेंज हो रहा होता है, इसलिए उसको हिंदू कैलेंडर फर्स्ट मंथ में रखा गया है। बट जो जनवरी है उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इस दुनिया में, है ना। सो फॉलो योर ओन ट्रेडिशंस, डोंट बी गेट फुल्ड बाय दिस वेस्टर्न कल्चर्स। ठीक है, नोट की बात करते हैं। देखिए, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स, अमाइनो एसिड्स एंड अदर सब्सटेंसेस, है ना। देखो फ्लोएम क्या करता है ना, ट्रांसपोर्ट करता है फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट, अमाइनो एसिड और अदर फूड, खाने को अरे यार वो खाने को ही तो ट्रांसपोर्ट करता है, तो उसमें फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स आएंगे, सिंपल सी बात है, अमाइनो एसिड्स आएंगे, अमाइनो एसिड्स आर बेसिकली प्रोटीन्स, है ना। और फिर अदर सब्सटेंस को भी वो ट्रांसपोर्ट करता है। दिस सब्सटेंस आर स्पेशली डिलीवर्ड टू स्टोरेज ऑर्गन्स ऑफ रूट्स, फ्रूट्स एंड सीड्स एंड ग्रोइंग ऑर्गन्स। ठीक है, ये किसको खाना ज्यादा मिलता है, जो भी नए ग्रोइंग ऑर्गन्स हैं, रूट्स को, फ्रूट्स को, सीड्स को, और स्टोरेज ऑर्गन्स को भी खाना मिलता है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ठीक है, यहाँ पे आपका पूरा ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। ट्रांसपोर्टेशन वाज वेरी इजी, बहुत इजी था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे एंटर कर रहे हैं, वो है एक्सक्रीशन। ठीक है, एक्सक्रीशन क्या है, ठीक है, तो एक्सक्रीट नाइट्रोजिनस वेस्ट या मेटाबॉलिक वेस्ट आपके। ठीक है, देखो हुआ क्या, अभी तक क्या हुआ, मैं वापस से पूरी कहानी को, वापस से पूरी लाइफ प्रोसेसेस को एक बार जल्दी से समराइज करता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा न्यूट्रिशन को, न्यूट्रिशन में क्या किया हमने, खाना खाया, उसको पचाया, उसको एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट था उसको निकाल दिया। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट किधर, कौन सा निकाला, खाने में से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकला उसमें से। रेस्पिरेशन में हमने खाने में से एनर्जी डिराइव की, और उस एनर्जी को हमने ट्रांसपोर्टेशन में, उस एनर्जी को जिस भी सेल को रिक्वायरमेंट थी वहां तक पहुंचाया। अब सेल ने उस खाने को यूज किया, ठीक है, जो भी फूड था, अब उसमें से सेल ने
सेल ने उस खाने को यूज किया तो सेल भी तो कुछ वेस्ट निकालेगा ना। तो उस वेस्ट को हम मेटाबॉलिक वेस्ट का नाम देते हैं। ठीक है, जो सेल जिस वेस्ट को निकालता है, अब जो सेल जो वेस्ट निकालता है ना वो नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है, यानी उसके अंदर हाई अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इसको बाहर अपनी बॉडी से निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये बॉडी में रहेगा तो ये हमें बहुत सारी बीमारियां कॉज कर सकता है। ठीक है, तो अब इस प्रोसेस को, इस मेटाबॉलिक वेस्ट, इस नाइट्रोजिनस वेस्ट को निकालने के प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। ठीक है, अब देखो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट थ्रू सिंपल डिफ्यूजन। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कैसे, सिंपल सी बात है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कैसे निकालेंगे, वो खाना पहले कैसे खाते थे, वो लोग डायरेक्ट अपनी बॉडी के सरफेस के थ्रू खा लेते थे, या फिर सूडोपोडिया के थ्रू खाता था अमीबा। ठीक है, पैरामीशियम के पास गलेट होता था, माउथ होता था, वो उसके थ्रू खाता था, सीलिया के थ्रू अपने खाने को माउथ तक पहुंचा के। ठीक है, पर अब ये लोग वेस्ट को निकालते कैसे हैं, तो वो लोग सिंपल डिफ्यूजन डायरेक्ट अपने बॉडी के सरफेस के थ्रू निकाल देते हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ अपनी बॉडी जो भी एक्सक्रीशन करना होता है वो लोग कर देते हैं। ठीक है, पहली बात तो सेल ही एक है, तो उनके लिए एक्सक्रीशन और इजेक्शन दोनों एक ही बराबर हो गया। ठीक है, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, अब हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं। ठीक है, तो अब एक्सक्रीशन अब हमारी बॉडी में कैसे होता है, देखो तो सेल ने पहले, ठीक है, कुछ गंदगी निकाली और वो गंदगी को कहाँ डाल देगा, सिंपल सी बात है, सेल कहाँ पे डाल देगा, वो ब्लड के अंदर डाल देगा। अब ब्लड को फिल्टर करना पड़ेगा, वो जो भी गंदगी है उसको निकालना पड़ेगा ना ब्लड के अंदर। तो ब्लड कहाँ जाता है ना, किडनी के अंदर जाता है साफ होने। ठीक है, तो अब देखो ये किडनी बनी हुई है। ठीक है, और जिस फोन से अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने आप को, वो फोन है सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा। ठीक है, तो मेरे पास अभी फिलहाल एक ही किडनी है ना, क्योंकि या समझ सकते हो आप। सो किडनी का अभी करंट प्राइस क्या चल रहा होगा, आई थिंक अराउंड 14 15 या 20 lakhs मैक्स टू मैक्स, है ना, ये यही प्राइस होता है किडनी का। मुझे कैसे पता, पता है मतलब भाई, पता है। ठीक है, वैसा मैंने कुछ किया नहीं है। ठीक है, हाँ एक बार, अब देखो मैं आपको किडनी के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाओ और आपने एक किडनी दी, दे विल अप्रिशिएट यू, हॉस्पिटल वाले आपको बहुत कहेंगे वाह वाह अच्छा काम किया। ठीक है, पर अगर आपने एक से ज्यादा किडनी दी, दो दी, तीन दी, चौथी दी, पांचवी दी, छठी दी, तो हॉस्पिटल वाले आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। वो सबसे पहले 100 नंबर पे कॉल करेंगे। ठीक है, और फिर, ठीक है, तो ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको किडनी कुछ, अगर आपको बिजनेस खोलना हो तो एक ही किडनी देना है ना एक हॉस्पिटल वालों को, क्योंकि फिर उसी हॉस्पिटल में जाके दूसरी तीसरी चौथी दोगे तो फंस जाओगे। मैं जस्ट बता रहा था, है ना, डोंट माइंड। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लेफ्ट किडनी है, ये किडनी है, और ये यहाँ पे ये रीनल आर्टरी है। आर्टरी यानी, आर्टरी का मतलब है अवे फ्रॉम हार्ट, यानी ये हार्ट से अवे लेके जा रहा होगा ब्लड को, पर किसकी तरफ लेके जा रहा होगा, किडनी की तरफ लेके जा रहा होगा, है ना, तो ये यहाँ से ब्लड को अंदर ला रहा होगा। ठीक है, ये रीनल वेन है, वेन क्या करेगा, ब्लड को टुवर्ड्स हार्ट लेके जाएगा, है ना, और अवे फ्रॉम किडनी लेके जाएगा। एओर्टा यहाँ पे दिखा रखा है भाई। ठीक है, ये छोड़ो इसको, लेफ्ट वेना कावा, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। ठीक है, अभी मैं आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। पहले हमने किडनी को क्या किया ना, जैसे सपोज करो कि ये किडनी है, कैसे दिखाऊं, ये किडनी है, दिस इज किडनी, है ना, हाँ ये किडनी है। ठीक है, दिस इज किडनी, और अब मैं किडनी को यहाँ पे ऐसे कट करूंगा, है ना, ऐसे कट करूंगा तो किडनी ऐसे ओपन हो जाएगी। ये किडनी ओपन हो गई, है ना, ऐसे कट किया। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये वाले पोर्शन को अब आप देखेंगे, है ना, तो ये देखो ये वाला पोर्शन ये रहा, है ना, ये देखो, ये आपकी बुक का डायग्राम नहीं है, ये एक्चुअली क्लास 11th की बुक का डायग्राम है, अगर आप बायो लेते हो। ठीक है, आपको इसलिए मैंने जितनी भी चीजें लिखी हुई थी वो चीजें आपको ध्यान नहीं देना है, सीधा मैंने किडनी को बीच में से काट दिया है। तो ये देखो ये लाइंस आपको दिख रही है, ये बहुत सारी ऐसे 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 ये दिख रही है आपको लाइंस, है ना। व्हाट आर दिस लाइंस, दिस लाइंस आर नेफ्रॉन, है ना, ये नेफ्रॉन है। तो ये रहे नेफ्रॉन, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, अब नेफ्रॉन को हमको डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन आर बेसिकली, जैसे हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन है, सेल है, वैसे ही किडनी के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो कौन है, नेफ्रॉन है। ठीक है, यानी नेफ्रॉन, ठीक है, नेफ्रॉन से मिल के किडनी बना है। ठीक है, नेफ्रॉन आर सेल्स विच कंबाइनली मेक्स किडनी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, ब्लड आपका क्लीन करना है, किडनी का काम क्या है, ब्लड क्लीन करना, और ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन ऐसे प्रेजेंट है ना, बहुत सारे हैं। तो एक नेफ्रॉन को मैं जूम करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, देखो अब यहाँ पे ब्लड कैसे वो होगा, क्लीन होगा, ध्यान देना। यहाँ रीनल आर्टरी के थ्रू ये ब्लड आया, आर्टरी के थ्रू ब्लड आया, और यहाँ पे है ना ऐसे, देखो अब यहाँ पे है ना बहुत सारे फिल्टर लगे हुए, तो वो
फिल्टर लगे हुए होंगे, यानी जाली, सपोज करो वहां पे जाली लगी हुई है और जाली के थ्रू, ठीक है, ब्लड, ठीक है, ब्लड क्लीन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ब्लड उसको वो कर लेगा। देखो ये बाउमेंस कैप्सूल है, ठीक है, ये बाउमेंस कैप्सूल है, ठीक है ना, ये है बाउमेंस कैप्सूल, ये जो आपको दिख रहा है ना ऐसे यू शेप, ये बाउमेंस कैप्सूल है। ये क्या करता है, कलेक्ट फिल्ट्रेट। पहले तो जिस भी ब्लड को साफ करना है उसको कलेक्ट करता है, ठीक है, उसके बाद उसको कहाँ भेजता है, ट्यूबुलर पार्ट में भेजता है, ठीक है ना, ट्यूबुलर पार्ट, दिस इज ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। देखो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पूरा पोर्शन ये ट्यूबुलर है। बट देखो ये स्टार्टिंग का ट्यूबुलर पार्ट ये है और ये एंड वाले में ट्यूबुलर पार्ट है। देखो यानी इसको मैं कहता हूँ पीसीटी, इसको मैं कहता हूँ बीसीटी, ठीक है। देखो देखो समझो समझो समझो, ये देखो ये पूरे स्ट्रक्चर को एक मत समझ लेना, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खराब डायग्राम बना रखा है। देखो समझो यहाँ पे हो क्या रहा है ना, ये ऐसे कुछ है ना, ये ऐसे गया और फिर ये यहाँ पे ऐसे 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 है, ठीक है, ये ऐसा है कुछ। तो मैं यहाँ वाले की बात कर रहा हूँ, ये है ट्यूबुलर पार्ट और ये भी ट्यूबुलर पार्ट है, पर ये स्टार्टिंग में है ना, और ये एंड में है, ठीक है, ध्यान देना अभी। देखो बाउमेंस कैप्सूल ने क्या किया, फिल्ट्रेट को कलेक्ट किया, जिस भी चीज को साफ करना है उसको कलेक्ट किया, ठीक है, उसको ट्यूबुलर पार्ट में भेजा, ठीक है, ट्यूबुलर पार्ट क्या करेगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कर लेगा, यानी जो भी ट्यूबुलर पार्ट है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा। रीअब्जॉर्प्शन होगा वाटर को, मतलब जितना भी उसके अंदर से पानी है ना, पहले तो उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, है ना। तो ये जैसे ब्लड में जितना भी पानी था उसको एब्जॉर्ब कर लिया गया ट्यूबुलर पार्ट में, ये वाले ट्यूबुलर पार्ट में भी वही काम होगा और ये वाले ट्यूबुलर पार्ट में भी वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट आएगा, कलेक्टिंग डक्ट ये है ना, दिस इज कलेक्टिंग डक्ट, ये देखो ये दिखा रखा है। तो कलेक्टिंग डक्ट क्या करता है, ट्यूब्स ओपन इनटू कलेक्टिंग डक्ट, जो ये जो ट्यूबुलर पार्ट है ना ये कलेक्टिंग डक्ट में ओपन हो जाएगा, यानी देखो ये ट्यूबुलर पार्ट आगे वाला था और ये पूरा यहाँ से होते हुए, ठीक है, ये यहाँ पे भी ये भी ट्यूबुलर पार्ट था और ये कहाँ ओपन होता है, कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होता है, ठीक है। उसके बाद ये कलेक्टिंग डक्ट के बाद ये कहाँ जाता है, यूरेटर में जाता है। देखो अब ये कलेक्टिंग डक्ट कहाँ ओपन हो रहा है ना, देखो ये यहाँ से आगे जा रहा है ना, देखो अब यहाँ पे आ जाओ, ये यहाँ पे ओपन होता है, ये ऐसे यूरेटर में ओपन हुआ, दिस इज यूरेटर, है ना, दिस इज यूरेटर, यूरेटर नहीं दिखा रखा, अच्छा ये दिखा रखा है, ये देखो देखो, ये वाली किडनी में देखते हैं, तो ये देखो ये यूरेटर है और ये भी यूरेटर है ना। ये यूरेटर कहाँ जाएगा, यूरेथ्रा में जाएगा। यूरेथ्रा में क्या होता है, यूरिन स्टोर होता है। यहाँ पे देखो जो फिल्ट्रेट को क्लीन करने के बाद यूरिन बन गया, यानी पेशाब बन गया, है ना। अब पेशाब का क्या होगा ना, यहाँ पे स्टोर होगा, है ना, यूरिनरी ब्लैडर उसको स्टोर करेगा और यूरेथ्रा उसको जब रिक्वायरमेंट होगी तो उसको एक्सक्रीट कर देगा, आपकी बॉडी में से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो यूरेटर क्या करेगा, लॉन्ग ट्यूब कनेक्टिंग किडनी और यूरिनरी ब्लैडर, किडनी से यूरिनरी ब्लैडर को जो कनेक्ट करने वाली पाइप है उसको यूरेटर कहता है। यूरिनरी ब्लैडर कैसा होता है, मस्कुलर होता है, ठीक है, मसल से बना हुआ होता है, कंट्रोल बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी ये आपके विल पावर से कंट्रोल होता है ना, कंट्रोल बाय सीएनएस, विल पावर से आपका कनेक्ट होता कंट्रोल होता है यूरिनरी ब्लैडर, है ना। ये कंट्रोल बाय सीएनएस पता है, ये मिक्ट्यूरेशन करके एक वो आता है, टॉपिक आता है क्लास 11th में, और देर इज सम गुड मेमोरीज, ठीक है, मिक्ट्यूरेशन का। मैंने अपने टाइम पे कुछ किया था गलती, तो मुझे वो याद आ गया, ठीक है। एनीवेज यूरिनरी ब्लैडर में क्या होगा ना, यूरिन स्टोर हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू उसको बाहर निकाल दिया जाएगा बॉडी के थ्रू। बस इतना ही है आपकी एनसीईआरटी में। अब इससे फालतू कोई भी पढ़ा रहा है, इसका मतलब वो आपकी बुक से बाहर जा रहा है, इसके बाहर है ही नहीं आपकी बुक में, समझ रहे हो। चाहता तो मैं भी आपको काफी डीप में पढ़ा सकता था, क्योंकि भाई मुझे भी वो सारे उतनी उस डेप्थ तक मैंने भी पढ़ रखा है इन टॉपिक्स को, कि आप सोच भी नहीं सकते हो, काफी डेप्थ तक मैंने पढ़ रखा है इन टॉपिक्स को। बट आपकी बुक में सिर्फ इतना ही है, इसके सिवाय एक लाइन भी एक्स्ट्रा नहीं है एक्सक्रीशन के बारे में। तो अब फालतू पढ़ना मत, हो सकता है आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ अटैच हो, ठीक है, बट इस इतने के अगर बाहर पढ़ाया जा रहा है तो बहुत ही फालतू पढ़ा रहे हैं। सो अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, ठीक है, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है, ये नेफ्रॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन से मिलकर किडनी बनती है। नेफ्रॉन का डायग्राम यहाँ पे दिखा रखा है, दिस इज बाउमेंस कैप्सूल, ठीक है, बाउमेंस कैप्सूल, और दिस इज ग्लोमेरुलस, है ना, दिस इज ग्लोमेरुलस। और यहाँ से ब्लड आएगा, यहाँ पे जो भी है फिल्ट्रेट कलेक्ट हो जाएगा, और फिल्ट्रेट कलेक्ट होने के बाद यहाँ पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद वो कलेक्टिंग ट्यूब डक्ट के पास चला जाएगा। कलेक्टिंग डक्ट के बाद, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट के बाद क्या होता है, वो यूरेटर के पास चला जाएगा। यूरेटर के बाद वो यूरिनरी ब्लैडर, यानी ये यहाँ यूरेटर के पास चला जाएगा, उसके बाद ये यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद
ये यूरिनरी ब्लैडर कैसा होता है, मस्कुलर होता है, विल पावर से कंट्रोल होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करता है, ठीक है, और उसके बाद ये यूरेथ्रा के थ्रू रिलीज हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, यहाँ पे हम आर्टिफिशियल किडनी या हीमोडायलिसिस की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, सो हीमोडायलिसिस की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सो किडनीज आर वाइटल ऑर्गन फॉर सर्वाइवल। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है आपके सर्वाइवल के लिए। सेवरल फैक्टर लाइक इन्फेक्शन, इंजरी और रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो टू किडनी रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ किडनी। दिस लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ पॉइजनस वेस्ट इन द बॉडी व्हिच कैन इवन लीड टू डेथ इन केस ऑफ किडनी फेलियर ऑफ एन आर्टिफिशियल। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सेमी परमेबल लाइनिंग सस्पेंडेड इन अ टैंक फिल्ड विद डायलिसिंग। ठीक है, छोड़ो यार, ये सब छोड़ो। मैं आपको है ना खुद से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो होता क्या है। सपोज करो ये बंदा है, ये इस बंदे की किडनी खराब हो गई है। ठीक है, किडनी खराब हो गई, ढंग से वर्क नहीं कर रहा है। तो इसके बॉडी के अंदर तो किडनी खराब हो गई है, तो ये मरा नहीं है। जरूरी नहीं है कि किडनी खराब हो जाए तो मर जाएगा। वो मरता तब है जब उसके अंदर मतलब बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में क्या हो जाता है, वो स्टोर हो जाता है, गंदगी स्टोर हो जाती है। तो अब इसके ब्लड को अगर रेगुलरली क्लीन कर दिया जाए तो ये नहीं मरेगा, चाहे इसकी किडनी खराब हो जाए तब भी। तो देखो अब क्या करते हैं ना, हम बाहर से एक आर्टिफिशियल किडनी बनाते हैं। तो दिस इज आर्टिफिशियल किडनी, है ना। ये जो प्रोसेस दिख रहा है ना, ये आर्टिफिशियल किडनी बनाई हुई है। अब देखो यहाँ से होता क्या है ना, कि सबसे पहले देखो आपका है ना, आपने मूवीज में देखा होगा कि यहाँ पे है ना कोई ऐसे 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 कट मार लेता है, तो यहाँ से ना फव्वारे निकलते हैं खून के, और वो बंदा, ठीक है, स्वर्ग स्वर्ग या नर्क सिधार जाता है। ठीक है, या फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे कट मार दोगे तो भी आप मर जाओगे। क्यों, यही दोनों पॉइंट क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना आर्टरीज प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होता है? आर्टरी या वेन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे है ना देखो, तो अब यहाँ से है ना पहले खून को निकाल लिया जाएगा, है ना। ये देखो यहाँ से खून निकाला गया, आपकी बॉडी में से पूरे खून को, जितना भी खून है वो पूरे को निकाला गया। ठीक है, और इसको है ना एक ये आर्टिफिशियल किडनी बनाई हुई है, इसके अंदर डाला गया। इसके अंदर क्या होगा ना कि कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से अब इसके अंदर है ना ये डायलाइजिंग फ्लूइड होगा। ठीक है, डायलाइजिंग सॉल्यूशन यानी बहुत ही क्लीन पानी प्रेजेंट होगा, जिसमें क्या होगा ना कि बहुत लो अमाउंट में क्रिएटिन और ये सब प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो अब ये जो खून है ना, ये जो भी इसके अंदर थ्रू गंदगी है, इसके अंदर इसको साफ कर दिया जाएगा खून को, और वापस से, ठीक है, जो गंदगी है उसको यहाँ पे कलेक्ट कर लिया जाएगा, फ्रेश डायलाइजिंग, हाँ, यहाँ से है ना डायलाइजिंग सॉल्यूशन लगातार एक्सचेंज होते रहेगा, और ये जो भी यहाँ से गंदगी है उसको यहाँ पे कलेक्ट कर लिया जाएगा। यूज डायलाइजिंग सॉल्यूशन विथ यूरिया एंड एक्सेस सॉल्ट। ठीक है, और वापस से इस खून को आपकी बॉडी के अंदर वापस से भेज दिया जाएगा यहाँ से, है ना। सो दिस वाज फुल प्रोसेस ऑफ, ठीक है, हीमोडाय। अब यहाँ पे एक और लाइन है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि नॉर्मली इन एन हेल्दी एडल्ट, ठीक है, द इनिशियल फिल्ट्रेट इन द किडनी इज अबाउट 180 लीटर डेली। ठीक है, जो स्टार्टिंग में जो हमारी किडनी जो फिल्ट्रेट बनाती है ना, जो फिल्ट्रेट यानी जिसको हमें साफ करना होता है, उस वो कितना होता है, 180 लीटर होता है। ठीक है, पर हम रोज के हम 180 लीटर एक्सक्रीट कर देते हैं, हम 180 लीटर का यूरिन निकालते हैं? नहीं, हम कितना निकालते हैं देखो। हाउएवर द वॉल्यूम एक्चुअली एक्सक्रीटेड इज ओनली 1 लीटर और 1 लीटर या 2 लीटर हम एक्सक्रीट करते होंगे डेली। ठीक है, तो वो 1 लीटर से 2 लीटर आया कैसे? ठीक है, तो वो मतलब इसका मतलब है कि जो मैक्सिमम फिल्ट्रेट है, रिमेनिंग फिल्ट्रेट, वो उसको है ना एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, वापस से एब्जॉर्प्शन हो जाता है ना। वो मैंने बताया ना कि ट्यूबुलर पार्ट रीएब्जॉर्प्शन कर लेता है वाटर का, वो वापस से ले लेता है। तो समझ में आया? ठीक है, तो ये दिस वाज ऑल अबाउट, ठीक है, हीमोडायलिसिस भी आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम एक्सक्रीशन इन प्लांट की बात करने के पहले हम ऑर्गन डोनेशन की बात करते हैं ना। तो ऑर्गन डोनेशन इज अ जनरस एक्ट, ठीक है, देव मानुष काम है ना, ऑफ डोनेटिंग एन ऑर्गन टू पर्सन हु सफर फ्रॉम नॉन फंक्शन ऑफ ऑर्गन। ठीक है, जिनका ऑर्गन काम नहीं कर रहा है, तो उनके लिए काम आ जाए, इसलिए ऑर्गन डोनेशन आपको करना चाहिए। ये लिखा हुआ है, डोनेशन ऑफ ऑर्गन में बी डन बाय कंसेंट, और ठीक है, कंसेंट होता है डोनर का। यानी बेसिकली होता है क्या, एक कागज होता है, उस पर आपको साइन कर देना होता है, तो आपके मरने के बाद वो ऑर्गन डोनेशन, मतलब अगर आपका कोई भी ऑर्गन काम लायक होगा, ठीक है, जो कि आजकल लोगों का काम लायक बचता नहीं है। ठीक है, अगर आप सिगरेट फूकोगे तो आपका लंग तो बचा ही नहीं, अगर आप अच्छे डाइट फॉलो नहीं करोगे तो आपका ऑर्गन बचा नहीं डोनेट करने लायक, बट अगर बचता है तो वो ऑर्गन डोनेशन के काम आ जाएगा। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, एनीवन रिगार्डलेस ऑफ एज और जेंडर कैन बिकम एन ऑर्गन डोनर। ठीक है, कोई भी रिगार्डलेस ऑफ एज और जेंडर ऑर्गन डोनेशन कर सकता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट कैन, ठीक है, और वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के थ्रू उस पर्सन को मिल जाएगा जिसके साथ भी आपका ऑर्गन मतलब मैच कर जाता है। ट्रांसप्लांटेशन इज रिक्वायर्ड बिकॉज रेसिपिएंट्स ऑर्गन हैज बीन डैमेज्ड और हैज फेल्ड बाय डिजीज और इंजरी, क्योंकि उसका ऑर्गन खराब हो गया होगा। ठीक है, जिसको भी चाहिए उसका ऑर्गन खराब हो गया होगा किसी भी इंजरी या
कोई भी किसी भी कारणवश, ठीक है। देखो, इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन द ऑर्गन इज सर्जरिकली रिमूव सर्ज सर्जरी के थ्रू उस ऑर्गन को निकाल लिया जाता है जिसको भी वो चाहिए, ठीक है। किसी और की बॉडी में से उस ऑर्गन को निकाला गया, और जिसको भी चाहिए उसकी बॉडी में उसको सर्जरी के थ्रू ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। कॉमन ट्रांसप्लांटेशन इंक्लूड कॉर्निया, ठीक है। कौन कौन से ऑर्गन के ट्रांसप्लांटेशन होते हैं? कॉर्निया यानी आंख का, किडनी का, हार्ट का, लीवर का, पेनक्रियास का, लंग्स का, इंटेस्टाइन का, बोन मैरो का, ठीक है। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन आपने शायद देखा भी होगा किसी मूवी में, है ना, एक बहुत फेमस मूवी है, उसके अंदर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन दिखा रखा था। मोस्ट ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेशन occur just after the donor has died or when the doctor declares a person brain dead, ठीक है। ज्यादातर ऑर्गन डोनेशन या टिश्यू डोनेशन मरने के बाद होते हैं, पर कुछ कुछ जिंदा में भी होते हैं, ठीक है। बट सम ऑर्गन सच एज किडनी, पार्ट ऑफ लिवर, लंग एक्सेट्रा टिश्यू कैन बी डोनेटेड व्हेन द डोनर इज अलाइव। आप जिंदा भी हो तब भी आप ऑर्गन डोनेशन, ये वाले ऑर्गन डोनेट सब कर सकते हो, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑर्गन डोनेशन, ठीक है। अब हम एक्सक्रीशन इन प्लांट्स पे आ जाते हैं। एक्सक्रीशन इन प्लांट, ठीक है। प्लांट क्या क्या एक्सक्रीट करता है? पहले तो डायरेक्टली सॉइल में कुछ कुछ एक्सक्रीट कर देगा, उसको कुछ भी एक्सक्रीट करना होगा तो, ठीक है। दूसरा आपको मैंने बताया वो गैसेस एक्सक्रीट करता है। गैसेस किसके थ्रू एक्सक्रीट करेगा? स्टोमेटा के थ्रू एक्सक्रीट करेगा। वाटर एक्सक्रीट करता है, और वाटर वाला भी पूरा प्रोसेस हमने देखा ट्रांसपिरेशन में, कैसे वाटर वेपर वो उसको ऊपर वाटर वेपर बन के वो वाटर एक्सक्रीट हो जाता है प्लांट की बॉडी में से। ओल्ड लीव्स और बार्क्स है, ठीक है, जो भी पुराने पत्ते हैं वो गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं, या फिर जो भी उसकी बार्क्स हैं वो भी, ठीक है, सेल्यूलर वैक्यूल बन के वो गिर जाता है, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ रेजिन्स एंड गम्स, ठीक है। रबड़ या गम्स ये जो हमको प्लांट से मिलते हैं, तो वो बेसिकली वो क्या होता है? वो प्लांट का एक्सक्रीशन होता है, वो प्लांट का मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, पर वो हमारे लिए यूजफुल होता है। सो द वर्ल्ड वर्क्स लाइक दैट, ठीक है। अगर जो भी प्लांट के लिए वेस्ट है वो हमारे लिए यूजफुल है, जो भी हमारे लिए वेस्ट है वो प्लांट के लिए यूजफुल है। सो दिस वाज ऑल अबाउट लाइफ प्रोसेसेस। यहाँ पे होता है आपका चैप्टर खत्म, ठीक है। चैप्टर वाज वेरी लेंथी, ठीक है। तो आपको आई होप पर 3 घंटे में हमने आई थिंक चैप्टर हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है 3 पार्ट में, ठीक है। और 3 घंटे से ज्यादा ये लेक्चर नहीं गया होगा। सो अब आपको करना क्या है? आपको नोट्स को बार बार देखना है, नोट्स को रिवाइज करना है। नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। सो दैट्स ऑल अबाउट लाइफ प्रोसेसेस। और अगर आपको चैप्टर में कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट्स करो, ठीक है। अगर डाउट्स आप कमेंट करोगे तो गारंटीड आपको जवाब मिलेगा। सो दैट्स इट, दिस इज मयंक पटेल साइनिंग ऑफ।